ये है सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक है, क्लास 8 का NCERT पाठ का नाम है सामाजिक न्याय और सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान करने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ी का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का मौलिक अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रिया तय करे। स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है। क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? या आपको सोचना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वातावरण जन सुविधा है, मतलब लोगों की सुविधा है। इसका अपनी भाषा में इस पे 50 शब्द लिखें। हमें नए कानूनों की ज़रूरत क्यों है, यह भी सोचने का विषय है। नए कानून की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सब अपनी मनमानी कर रहे हैं इस समय। तो उनको रोका जाना, नियम बना के रोका जाना, या उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट करना कि वो आगे कैसे काम करेंगे, कौन कौन से ज़रूरी चीज़ों का पालन करने के बाद ही उनको लाइसेंस मिलेगा, उसका काम करने का अधिकार मिलेगा उनको। क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे, क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ रखेंगे वहाँ पे। उसके लिए कंपनियों और ठेकेदारों को पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे कर पाते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे नियम सरकार की भी इसमें कुछ कमी है, जो कि उनके सांसद भी इसमें मिले होते हैं। वो लोग परमिशन इनको दिलवा देते हैं, या उन्हीं लोग का वो बिजनेस होता है। इस तरह का भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। जन सुविधा के रूप में पर्यावरण, हाल के वर्षों में न्यायालयों ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई कड़े आदेश दिए हैं। ऐसे कई आदेशों से लोगों को रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है। ये बात सही है। मिसाल के तौर पर अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाके में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि इन कारखानों को नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। अदालत की कार्रवाई से एक समस्या तो हल हुई, लेकिन एक नई समस्या पैदा भी हो गई। कारखाने के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूरों को रोजगार खत्म हो गए। बहुतों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा, जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन इलाकों में पैदा हो रही है। ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी भी वैसा का वैसा ही है। सेम कंडीशन फिर हो गई उनके लिए। भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर ताज़ा अनुसंधान से यह बात सामने आई है कि मध्य वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए उनमें से बहुतों को यह तो समझ में आता है कि शहर को सुंदर बनाने के
के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए या प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर के बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का भी खतरे में पड़ती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में भी ज़्यादा चिंता नहीं जताए जा रहे। अब चुनौती इस ऐसे समाधान ढूंढने की है जिनमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी लोगों को मिल सके। इसका एक तरीका यह भी है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वह कारखानों को प्रोत्साहन और मदद दे उससे प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना करना। इस तरह मजदूरों के रोजगार भी बच जाएंगे और समुदायों व मजदूरों को सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिल जाएगा। इस तरह का मैटर है। और गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहर के वायु प्रदूषण काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली का एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। बंद कारखाने के बाहर परेशान मजदूर, कारखाने बंद हो जाते हैं, रोजगार ख़त्म हो जाते हैं। दोनों हम लोग को बैलेंस करना है। वह काफ़ी क्रिटिकल मैटर है, पर आप लोग चाहेंगे तो इसका व्यवस्था बना देंगे। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूर को पहले से भी छोटे कारखाने में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानून की स्थिति और भी ज़्यादा कमजोर होती है। क्या आपको लगता है कि ऊपर से उद्धृत मामले में सभी पक्षों को न्याय मिला है? नहीं, क्योंकि मजदूरों को न्याय नहीं मिला, क्योंकि गरीबों को न्याय नहीं मिला। उनको काम करने के लिए दूर जाना पड़ रहा, उनको स्वच्छ वातावरण फिर नहीं मिला, फिर वहाँ पे प्रदूषण फैल गया है। तो इस तरह से ठीक नहीं है। अमीरों को ही न्याय मिला है। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा। क्या आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। तरीका तो है, खोजना पड़ेगा। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों में कमजोर कानून का फायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्ला और पाकिस्तान, कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। निष्कर्ष, चाहे बाजार हो या दफ्तर या कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूर को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं और इस तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे अडानी इन झारखंड, आप इनके बारे में देखिएगा, वहाँ पे इनकी व्यवस्था है, वहाँ पे लाइट बनती है जाती है। बांग्लादेश इस तरह का भी नियम है, आप उनको चेक करिएगा। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको कानून लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हों और उनको सही ढंग से लागू न किया जाए
तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। SDGs जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डिसेंट वर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरह का भी है जो कि 2030 तक चलेगा। सतत विकास का लक्ष्य है। 8वां उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, www.in.undp.org जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगता है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती ही है। आम लोगों को भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला और न्यायालयों ने भी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वस्थ पर्यावरण की सुविधा मिले, सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी काम का अधिकार भी राइट टू वर्क है हम लोगों का। सही मेहनताना और मनोचित कार्यस्थितियों का अधिकार के लिए भी अधिकार के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकार की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। यह अभ्यास का काम है। 2 मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उनको कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक करना है आपको। इसके लिए आप निर्माण मजदूर, खेत मजदूर, फैक्ट्री मजदूर या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूर से बात कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदे हैं? उनको चीप लेबर मिलता है, आपने पढ़ा होगा, ऊपर पढ़ाया गया है। क्या आपको लगता है कि भोपाल के अतिरिक्त में पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला? नहीं मिला। चर्चा करें इसके बारे में, आप लोग मीटिंग करें। क्या जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत ज़रूरी है भाई। पोल्यूशन फैलता जा रहा, रोज़गार मिल नहीं रहा, सही पेमेंट नहीं मिल रहा, ये सब कमी है ना गवर्नमेंट की और कानून की। कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित करें? उनको भी कुछ छूट रहनी चाहिए, लेकिन हमेशा ना, उसमें नियम बनाना पड़ेगा। आपको जवाब के साथ 2 उदाहरण देना पड़ेगा। आप भी सोचिए कुछ। मान लीजिए आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि वर्तमान जगह से 100 मीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर आप कारखाना चलाएं। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? 100 किलोमीटर दूर, ज़िंदगी बदल जाएगी बच्ची। आप अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा। इसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आपको कोई उपाय सुझा सकते हैं? पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? आप क्या सोचते हैं? पहले समझा जाता था कि पर्यावरण कुछ नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं था, जनसंख्या कम थी और उसका इफेक्ट कोई नहीं जानता था, अनजाने थे सब लोग। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पृष्ठ 105 पर आपने पढ़ा था? बच्चों पर इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो, मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। आपने भोपाल गैस त्रासदी और उसके बारे में चल रहे संघर्ष के बारे में पढ़ा। दुनिया भर के विद्यार्थी न्याय के इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं। वे जुलूस, प्रदर्शनों से लेकर जागरूकता अभियान तक चला रहे हैं। उनकी गतिविधियों के बारे में आप www.students
for पर पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर बहुत सारे चित्र व पोस्टर, वृत्तचित्र और पीड़ितों के बयान आदि उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट तथा अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपनी कक्षा में दिखाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी पर एक दीवार पत्रिका वॉलपेपर प्रदर्शनी तैयार करिए। इसको आपको बनाना पड़ेगा, ड्राइंग इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए और उसको हमको शेयर करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे फेसबुक चैनल पे जन संविधान पर। पूरे स्कूल को अपनी रचना दिखाने के लिए उन पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करें। शब्द संकलन जो कि उपभोक्ता है, जो व्यक्ति बाजार से बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है, वह उपभोक्ता जो यूज करता है उसके लिए उपभोक्ता का काम होता है। उत्पादक ऐसे व्यक्ति या संसाधन जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। उदाहरण के लिए किसान। निवेशक भविष्य में उत्पादन बढ़ाने सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला पैसा निवेश कहलाता है। मजदूरों का संगठन आमतौर पर मजदूर यूनियनें कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती हैं, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों को भी यूनियनें हो सकती हैं, जैसे घरेलू नौकरियों की यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदेबाजी की बार्गेनिंग करते हैं, जो कि एक ही साथ काम से बाहर काम बंद कर सकते हैं। इस तरह का भी वो लोग डिमांड करते हैं। अपना वर्किंग आवर सेट करने के लिए करते हैं, वेतन बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे ग्रुप बना लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं कि सब काम नहीं करेंगे एक साथ। जैसे अभी क्या मैटर था, ड्राइवर वाला जो एक्ट बना है नया वाला, उसमें था कि सभी ड्राइवर हड़ताल कर दिए थे कि मैं अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि नया एक्ट आ गया था। 10 साल का सज़ा प्लस जुर्माना 10 लाख तक का, इस तरह का नियम लागू होने वाला था, जो कि नए BNS में आया है तो 2023 की संहिता में। तो वो एक तरह का ड्राइवर यूनियन बन गया था उस समय। तो उसी तरह का इनका भी यूनियन होता। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिकों के साथ सौदाबाजी और बातचीत करते हैं, उसका एक यूनियन बन जाता है। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। जो जरूरी मुद्दे होते हैं वो आपस में बात करके लोग निर्धारित करते हैं। एक जीवित आदर्श रूप में संविधान। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला हुआ है। जैसा कि हमने अपने इस किताब में पढ़ा है कि आम नागरिकों के लिए इस अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। नागरिकों के इन प्रयासों से यह अधिकार और सार्थक और व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा है कि किस तरह हाकिम शेख ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अंग साबित कर दिया। इस तरह मुंबई के झुग्गीवासियों की कोशिश से रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसी अध्याय में आपने पढ़ा कि किस तरह न्यायालय ने प्रदूषण मुक्ति, पानी, हवा के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। इसके अलावा शिक्षा और आवास, जो आर्टिकल 21A में है, शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और आवास के लिए अधिकार को भी अदालतों ने जीवन का अधिकार का हिस्सा बताया। जीवन के अधिकार की यह विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयासों का नतीजा है। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वे अदालत में जाकर न्याय की मांगते हैं। जैसा कि आपने इस पुस्तक में कई जगह पढ़ा है, इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने और ख़ास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद दी है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ है कि हमने संविधान में कुछ खास नियम हैं। हमारे संविधान में कुछ खास नियम है जो भारत के सभी नागरिकों की प्रतिष्ठा, जो कि मैंने बताया था, डिग्निटी वाली लाइफ, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों तथा कानूनों के शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है
इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संविधान काफ़ी लचीला भी है। इस आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में भी नए सिरे से उभरता हुआ आने वाले मुद्दों की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याएं की जा सकती है। इस आधार पर संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है। स्वास्थ्य का अधिकार या आवास का अधिकार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन भावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि संविधान की इस ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिनके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर सकते थे कि आम नागरिकों की ज़िंदगी में ये आदर्श हकीकत का रूप लें। मतलब उस समय हमारे जो संविधान सभा के सदस्य उनका था कि इनको सभी मजदूरों को न्याय मिले, न्याय में सब आ जाता है। तो इस तरह की उनकी सोच थी, इसलिए इस तरह का अधिकार, मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय में चर्चा की गई, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा चुका है। दूसरी ओर इन्हीं अध्यायों में यह भी बताया गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में समानता, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान, जो कि हमारे प्रस्तावना में भी शामिल है। प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सवाल अभी भी अधूरे हैं। जैसा कि कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था, मीडिया भी इन संघर्षों का अक्सर ध्यान नहीं देता है। सही बात है, जो ज़रूरी मुद्दे हैं मीडिया नहीं उठाती है, इसलिए भी हमारी गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस पुस्तक के विभिन्न अध्याय में यह समझने की चेष्टा की गई है कि संविधान में कौन कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए हैं और उनसे लोगों के दैनिक जीवन पर किस तरह असर पड़ता है। इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहैया कराना जिनके सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सके और संविधान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए उसमें हिस्सा ले सकें। मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएं आप, ठीक, मतलब कि संविधान का हिस्सा बन जाएं और संविधान को समझें। ये है। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। ये संविधान, ये आपके बुक के बारे में है। थैंक यू। ये सभी ज़रूरी वेबसाइटें हैं जो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। और ये विधिक प्राधिकरण, अल्टा गोस्ट, बॉम्बे यूनियन कप कॉरपोरेशन 1985, SCC केसेस हैं जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, पश्चिम बंगाल राज्य 1996, ये सब स्पेशल केसेस हैं जो आपको देखने चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है। थैंक यू।